नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा। बायो कोडॉन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम लोगों का टॉपिक कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था पारिस्थितिक तंत्र। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बेटा, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसके मेन दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। इन घटकों में आपस में अंतर क्रियाएं होती हैं, इनकी एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, निर्भरता होती है। एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है, एक दूसरे से दोनों घटक जुड़े रहते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम इन्हीं घटक के बारे में डिटेल में बात कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। बेटा, इसके आपको दो मेन घटक बताए थे, एक होता है जैविक घटक, इससे हम लोगों ने बोला था बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा जो घटक बताया था आपको वो था अजैविक घटक। ए बायोटिक कंपोनेंट। बेटा, आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम जो है, इसे किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और दूसरा, इकोसिस्टम जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया, शब्द किसने दिया। और दूसरा आपको बताना है कि इसे किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। बात समझ आ रही इतनी? ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताने। बेटा, जो बायोटिक कंपोनेंट था, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उत्पादक। कौन सा होता है? उत्पादक। उत्पादक यानी स्वपोषी, इसी को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। बेटा, उत्पादक का मतलब मैंने आपको बताया था कि वे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमारी प्रकृति के अंदर वे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये तीसरी बात। बेटा, कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ये जो उत्पादक हैं ये सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उसे किसमें चेंज करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। उत्पादक है, स्वपोषी है, ऑटोट्रॉपिक। हमारी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले जो भोजन बनता है वो किसमें बनता है? उत्पादक के अंदर। इसलिए बेटा, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम पोषक स्तर। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्रथम पोषक स्तर कहते हैं, प्रथम भोजन स्तर भी कहते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, इससे हम लोग लिखते हैं T1। क्या लिखेंगे इसे? T1 लिखते हैं। थोड़ा उत्पादक बोले, चाहे स्वपोषी बोलो, चाहे प्रथम पोषक स्तर बोले, सबका मतलब एक ही है। इसका एग्जाम्पल क्या बताया था आपको? इसमें एग्जाम्पल आते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे, ये सब आते हैं। इसके अलावा शैवाल भी आएंगे, इसमें नील हरे शैवाल भी आते हैं। क्लियर है? कुछ प्रकार संश्लेषी और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया भी आएंगे इसी के अंदर। ये सारी चीज किसमें आती हैं? उत्पादक के अंदर आती है, स्वपोषी के अंदर आती है। बट दूसरी कैटेगरी जो आपने बताई थी वो है उपभोक्ता। पहला तो हो गया उत्पादक, दूसरा कौन सा है? उपभोक्ता है। उपभोक्ता को कंज्यूमर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? उपभोक्ता को कंज्यूमर। ये जो उपभोक्ता होते हैं ये विषमपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहेंगे, विषमपोषी कहते हैं। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उपभोक्ता जो है ये अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। उपभोक्ता की भी तीन श्रेणी होती है। उपभोक्ता की भी मेन तीन श्रेणी है।
पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। पहला कौन सा है? प्राथमिक उपभोक्ता। इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। यह इसी का एक नाम और है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता भी इसी को कहते हैं। बेटा जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये क्या होते हैं? वे जीव जो कि अपना भोजन किससे लेंगे? सीधे उत्पादक से लेते हैं। वे जीव जो कि अपना भोजन किससे लेते हैं? उत्पादक से लेते हैं। उन्हें हम लोग किस में रखते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में। और जो जीव पेड़ पौधों को यानी हरे पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं शाकाहारी, हर्बीवोरस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी कौन होते हैं? तो शाकाहारी कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं ये सब किस में आते हैं? अपने शाकाहारी में आते हैं। उत्पादक को बेटा हम लोग कहते हैं प्रथम पोषक स्तर, क्योंकि सबसे पहले भोजन इन्हीं के अंदर बना। इनको खाएगा कौन? ये किसका भोजन बनाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता का। किसका भोजन बनाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता का। इसलिए इनको कहते हैं द्वितीय पोषक स्तर या द्वितीयक पोषक स्तर कहते हैं। इनको लिखते हैं T2। क्या लिखेंगे? इनको T2 लिखेंगे। आपको सारे नाम याद रखने हैं, रटना नहीं है। इनको प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता भी कहते हैं, शाकाहारी भी, हर्बीवोरस भी कहते हैं और द्वितीय पोषक स्तर T2 भी कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल कौन आएंगे? उदाहरण कौन है इसका? सभी शाकाहारी जंतु। सभी शाकाहारी जंतु जो है वो सब किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। किस में आते हैं? सब प्राथमिक उपभोक्ता में। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? दो चार एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, आगे पढ़ेंगे। वैसे भेड़ है, डियर, बकरी है, क्लियर बेटा। इसके अलावा घोड़ा है, हाथी है, बंदर है, क्लियर। इसका गिलहरी है, गिलहरी है। ये सब किस में आते हैं? अपने शाकाहारी में आते हैं, क्लियर है। ये इसका बेटा टिड्डा भी है। घास के मैदान में कौन मिलेगा हमको? टिड्डा मिलेगा। ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? शाकाहारी जंतुओं के। बात से हमारी इतनी कोई दिक्कत? थोड़ा ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा जो आता है वो है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता, इनको रटना नहीं है, समझ के याद रखना है। रटोगे तो भूल जाओगे, समझ के याद रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। द्वितीय उपभोक्ता, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है इन्हें। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो प्राथमिक को अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक क्या होते हैं? जो उत्पादक को अपने भोजन के रूप में लें। इसलिए कौन है? शाकाहारी है। और ये किसको लेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में लेंगे, यानी किसी जंतु को भोजन के रूप में लेंगे। ये कैसे हो जाएंगे? मांसाहारी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मांसाहारी हो जाते हैं। क्लियर? तीसरी बात बेटा, इनको कहते हैं प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। तो इससे कौन सा बोलेंगे? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता। द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता। इसलिए इससे बेटा हम लोग इसे कहते हैं द्वितीयक पोषक स्तर। तो इससे क्या बोलेंगे? तृतीयक पोषक स्तर। तृतीयक पोषक स्तर T3 कहते हैं।
इतना अपन को याद रखना है कि उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये द्वितीय पोषक स्तर है, और द्वितीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय पोषक स्तर। एक ही बार बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है, द्वितीय उपभोक्ता मतलब द्वितीय पोषक स्तर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उत्पादक को प्रथम पोषक स्तर बोला, ये पहला पोषण स्तर है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता को कौन सा बोलेंगे हम लोग? द्वितीय पोषक स्तर। और द्वितीय उपभोक्ता को कौन सा बोलेंगे? तृतीय पोषक स्तर बोलेंगे। बात क्लियर थी? कहीं कोई दिक्कत? बड़ा इसमें आते कौन है? इसके एग्जाम्पल क्या है? बड़ा इसका एग्जाम्पल है जैसे लोमड़ी है, मोर है, भेड़िया है, ये सब किसमें आते हैं? द्वितीयक में आते हैं। क्लियर है? मैं लिख देता हूं, इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। लोमड़ी है, क्लियर बेटा, इसका मोर है, भेड़िया है, फिर इसका कुत्ता बिल्ली भी सब किसमें आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे। अब देखो बेटा, जो सर्वाहारी होती है ना, जो जीव जंतु सर्वाहारी है, उनकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है। अब जैसे मनुष्य सर्वाहारी है, जब हम लोग उत्पादक को लेंगे तो प्राथमिक में आ गए, किसी जीव जंतु को खाएंगे तो द्वितीयक में आ गए। पासे मारी क्या नहीं? तो जो सर्वाहारी होते हैं उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा जीव किसको अपने भोजन के रूप में यूज करता है। हमारी जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल आता है, उसमें जो पोषण का स्तर है वो कई बार जीवों को बदलता रहता है। लेकिन जो सर्वाहारी शाकाहारी है उनका स्थान नहीं बदलेगा। जो सर्वोच्च मांसाहारी है जैसे शेर है, चीता है, उनका भी स्थान नहीं बदलेगा, वो सबसे टॉप कंज्यूमर में जाएंगे। लेकिन जो बीच में कुछ जंतु ऐसे हैं जिनका जो पोषण स्तर होता है वो बदलता रहता है। डिपेंड करता है कि कौन सा जीव किसको खा रहा है। कभी द्वितीयक से तृतीयक में भी चले जाते हैं, कभी चतुर्थ पोषक स्तर में भी चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा जीव किसको खा रहा है। जब हम लोग खाद्य श्रृंखला देखेंगे तो वहां पर हमको और समझ में आएगा। क्लियर है? अब बेटा अपन कुत्ता बिल्ली को द्वितीयक में भी आ सकते हैं, प्राथमिक में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो सर्वाहारी जंतु होते हैं उनकी जो स्थिति है वो कई बार बदल जाती है। किस आधार पर? डिपेंड करता है खाद्य श्रृंखला कैसी है, उनका खाद्य जाल कैसा है, उसके पर डिपेंड करता है। तीसरा है बेटा अपना तृतीय पोषक, तृतीय उपभोक्ता। बेटा ये दोनों उपभोक्ता आपको समझ में आ गए। अब हम लोग बात करेंगे तृतीय उपभोक्ता। एक प्राथमिक हो गया, दूसरा द्वितीयक हो गया, हम लोग बात करेंगे तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर? तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जंतु जो कि प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वे जीव जंतु जो कि प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे किसमें रखते हैं? तृतीय उपभोक्ता में। इन्हें सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता को हम लोग सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। इन्हें हम लोग तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता भी कहते हैं। तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता भी कहते हैं। उसे द्वितीय को कौन सा बोला? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। इससे हम लोग चतुर्थ पोषक स्तर भी कहते हैं। चतुर्थ पोषक स्तर T4 भी कहा जाता है। बात क्लियर थी बेटा? तृतीय उपभोक्ता क्या है? जो द्वितीय प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? तृतीय उपभोक्ता। ये सर्वोच्च उपभोक्ता है, टॉप कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर कहते हैं इनको, टॉप कंज्यूमर। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि किसी का भोजन नहीं बनेंगे। टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं? जो सबसे टॉप पर हो, जो किसी का भोजन ना बने। तृतीय उपभोक्ता सर्वोच्च उपभोक्ता है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। क्लियर है? पर इसमें एग्जांपल कौन आएगा? शेर है, चीता है, इसका सांप है, कौन आएगा? सांप आएगा। बाघ आता है, शेर, चीता, बाघ, ठीक है क्या नहीं?
ये सब किसमें आते हैं? अपने तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य को कहां रखोगे, थोड़ा मनुष्य को हम लोग टॉप कंज्यूमर में रखेंगे। अगर मनुष्य का एग्जाम्पल पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शन दिए प्राथमिक द्वितीय तृतीय, तो अपन किसमें रखेंगे? मनुष्य को टॉप कंज्यूमर में रखेंगे। क्लियर? तीसरी बात, थोड़ा जो एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे जो फिक्स है, जो बदलने वाले नहीं है। अब जैसे शेर है, चीता है, बाज है ना, ये सब तो हमेशा टॉप कंज्यूमर में आने हैं। क्लियर कि नहीं? तीसरा बेटा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बदलते भी रहते हैं, जिनकी स्थिति बदलती रहेगी। डिपेंड करता है खाद्य श्रृंखला कैसी दी है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरी खाद्य श्रृंखला देंगे, उस खाद्य श्रृंखला में किसी विशेष को इंडिकेट करके पूछ लेंगे कि इस खाद्य श्रृंखला के अंदर ये वाला जीव कैसा है, कौन से पोषक स्तर में आता है, कौन सी श्रेणी का है। जो भी आंसर आपसे पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन पूछे जाए, तो हम देख करके आंसर दे पाएंगे कि कौन सा किसमें आता है। क्लियर? तीसरी बात, ठीक है बेटा। तीसरा हमने देखा था अपघटक। कौन सा देखा था हमने? अपघटक के बारे में देखा था। अपघटक मतलब डिकम्पोजर। अपघटक कौन होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। अपघटक कौन होते हैं? डिकम्पोजर। अपघटक मतलब जब उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शरीर को सड़ाने का, गलाने का काम करते हैं। उत्पादक उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात इनके शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको छोटे एवं सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। और जो वे खनिज तत्व हैं, वे खनिज तत्व कहां चले जाते हैं? मिट्टी के अंदर, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। खनिज पदार्थ मिट्टी के अंदर चले गए। क्लियर बेटा? वे जो खनिज पदार्थ हैं, वे फिर से किसमें आएंगे? उत्पादक के अंदर आएंगे, पेड़ पौधों के अंदर आएंगे। ठीक है, उत्पादक से कहां जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में। उत्पादक से कहां जाएंगे? प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक में जाएंगे। फिर से इनकी मृत्यु होगी, फिर से इनका अपघटन होगा, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। यानी जो खनिज पदार्थ हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। उन खनिज पदार्थों का लगातार चक्रीकरण होता रहता है। बात समझ में आई बेटा? तो अपघटक की जो भूमिका है, अपघटक का काम होता है रिसाइक्लिंग ऑफ मिनरल, खनिज पदार्थों का चक्रीकरण करना। बेटा ये जो अपघटक हैं, ये जैव भू रासायनिक चक्र को संपन्न करते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोलॉजिकल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जैव मतलब जीव, भू मतलब पृथ्वी, रासायनिक पदार्थों का चक्रीकरण करते हैं। यानी जीवों के अंदर और पृथ्वी के अंदर, हमारी मृदा के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनका लगातार चक्रीकरण होता रहता है। ये काम किसका है? अपघटक का है। अपघटक की हमारे पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके बिना हमारा पारिस्थितिक तंत्र अधूरा है। बात से हमारी के नहीं? ध्यान रखना है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में दो बातें और याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है ये कैसा तंत्र है? ये खुला तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र जो है ये कैसा तंत्र है? खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ये गतिक होता है, ये गतिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र एक गतिक तंत्र है, डायनामिक सिस्टम है जो कि लगातार बदलता रहता है। जो वातावरण की परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है ये बदलता रहता है। क्लियर है? पारिस्थितिक तंत्र कभी भी स्थायी नहीं होता है। इन दो बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये बातें एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी हैं कि हमारे इकोसिस्टम जो है कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। और कैसा है? एक गतिक तंत्र है। इसके अंदर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन जो बदलाव होते हैं ना बेटा, वो भी निश्चित सीमा के अंदर होते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जीवधारी हैं, जो ऑर्गेनिज्म उसमें निवास करते हैं, क्लियर है कि नहीं, वे ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। लेकिन उनके परिवर्तन की एक सीमा होती है। प्रकृति के अंदर कोई भी जीव हो, उसकी सहनशीलता की सीमा होती है, सहनशीलता का परिसर होता है। क्लियर बेटा? सहनशीलता का परिसर, सहनशीलता का
पर्सर होता है। रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, सहनशीलता का एक पर्सर होता है। क्लियर है? कोई भी चीज उसी रेंज के अंदर अपने अंदर बदलाव करता है। ऐसे देखो डा, हम लोग हैं, जब सर्दियों में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस होता है, तब भी हम लोग वातावरण के अंदर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को सेटल कर लेते हैं। और जब बेटा गर्मियों के अंदर वातावरण का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो यहां भी बेटा हम लोग अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। यानी हमारी जो टॉलरेंस रेंज है वो कितनी है, 1-2 डिग्री से लेकर के 48, 49, 50 डिग्री सेल्सियस तक हमारी टॉलरेंस पावर है। इतनी बड़ी रेंज के अंदर हम लोग टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। यानी जो कोई भी जीव है वातावरण के अंदर उसका अपना खुद का एक टॉलरेंस पावर होता है। ये जो रेंज है, ये जो सहनशीलता का पर्सर है, ये हर जगह का एक जैसा नहीं होता। अलग अलग भौगोलिक स्थितियों की वजह से वहां के वातावरण के कारण ये जो पर्सर है सभी जीवों का कैसा होता है, अलग अलग होता है। सभी जीवों का पर्सर एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ जीव ऐसे हैं जो माइनस टेम्परेचर के अंदर भी आसानी से रह लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से रह सकते हैं। तो यानी जो सबका जो टॉलरेंस पावर है, जो सहनशीलता है, वो सबकी कैसी है, अलग अलग है। सबकी टॉलरेंस पावर एक जैसी नहीं होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। हमारे सीटेट के अंदर, यूपीटेट के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी भाषा कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, तो उस भाषा को समझना जरूरी होता है। अगर उस लैंग्वेज को हम लोग अच्छे समझ गए तो अपना आंसर दे पाएंगे, और उसके लिए हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पर्यावरण के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको जिस भाषा में पढ़ाया जाए उसी भाषा में क्वेश्चन पूछे। भाषा किसी भी तरीके से घुमा के आ सकती है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसकी वहां तक पहुंच जाएंगे कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। क्योंकि आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि अपन को लगता है कि अरे चारों ही तो सही है, या इसमें क्या लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा कब, जब हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चले। वो भाषा आपको लैंग्वेज कैसी भी बना के दे दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सीटेट की पेपर उठा के देखें, उसमें बहुत अजीब सी भाषा आती है, लंबी लंबी भाषा लिख देंगे, पूरा पैराग्राफ के पैराग्राफ होते हैं क्वेश्चन के। बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। बेटा उसी में से ही है, कुछ अलग से नहीं है। बस हम जो पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चले, क्योंकि चीजों को लिंक करना पड़ता है। ये अपना एक ऐसा सब्जेक्ट है पर्यावरण, जिसमें आप जितना ज्यादा लिंक कर पाएंगे पढ़ाई को, उतनी आपको अच्छी समझ में आएगी, और जितना रटने का प्रयास करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए चीजों को समझने का प्रयास करें। कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजें हमको। क्लियर बात बेटा? आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे अगली क्लास में। लेकिन बेटा आप लोगों को सारी चीजें पढ़ना है। जहां भी कंफ्यूजन लगता है, कोई दिक्कत है, आप लोग थोड़ा अभी तक हमने देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वो आपस में कैसे रिलेटेड है। क्लियर बेटा? इतनी सी बात। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इकोसिस्टम होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो कौन कौन सी टाइप का होता है। पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन से प्रकार है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के प्रकार के बारे में बात करेंगे। थोड़ा ये इकोसिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम के बनने के लिए हमें केवल 2 चीज चाहिए, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, और उनकी आपसी अंतर क्रिया हो जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा इकोसिस्टम बन जाएगा। क्लियर? तीसरी बात, इकोसिस्टम जो है ये पानी की बूंद से भी चालू हो सकता है। पानी की बूंद से लेकर हमारे बेटा हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी भी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। पानी की बूंद जो है छोटा पारिस्थितिक तंत्र है, और पृथ्वी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। और जो बड़े पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनके लिए हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं जिससे कहते हैं बायोम। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बायोम कहते हैं। बात क्लियर है? थोड़ा पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक
पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक, पारिस्थितिक तंत्र। एक तो प्राकृतिक हो गया और दूसरा जो होता है, दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। मानव निर्मित जो है इसी को हम लोग कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, चलिए बेटा इतनी सी बात, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और दूसरा जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम होता है। एक आर्टिफिशियल होता है, दूसरा नेचुरल होता है। अब जो नेचुरल है हमारी प्रकृति के अंदर पहले से ही है, ठीक है क्या नहीं। अब जो प्रकृति के अंदर इकोसिस्टम है वो भी मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थलीय, एक कौन सा होता है इसमें, एक होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है। जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है इसमें मेनली हमको पहला देखने को मिलेगा घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा बेटा हमको जो देखने को मिलेगा वन के मैदान, वन का पारिस्थितिक तंत्र, वन का पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलेगा। तीसरा हमको जो पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलेगा वो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलेगा, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। बात से हमारी बेटा, घास के मैदान का, वन का, मरुस्थल का, टुंड्रा बायो, टुंड्रा का पारिस्थितिक तंत्र, किसका, टुंड्रा का है। इसके अलावा पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, पर्वतीय, कौन सा है, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र ये भी हमको मिलेगा देखने को। तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र है ये कौन से हैं, स्थलीय और प्राकृतिक है। और जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है अब ये भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी कितने प्रकार का है, दो। एक होता है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, कौन सा होता है, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और दूसरा होता है सागर का, महासागर का, मतलब समुद्री जली कह सकते हैं अपन, कौन सा कह सकते हैं, समुद्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र। समुद्री जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्वच्छ जली में कौन सा है बेटा, जैसे नदी का, झरना है, तालाब है, इन सभी का पारिस्थितिक तंत्र, इन सभी का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो किसमें आएगा, अपना स्वच्छ जली में। नदी का है, बेटा कौन कौन सा, नदी का है, झरने का है, तालाब का है, ये जो पारिस्थितिक तंत्र हैं ये हमारे सब कैसे हैं, स्वच्छ जली। समुद्री जली में कौन सा आएगा, इसमें उदाहरण देखें महासागर का पारिस्थितिक तंत्र,
महासागर का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है क्या नहीं, समुद्र का, महासागर का, इन सब के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं ये किसमें देखने को मिलेंगे, हमको समुद्री जली में देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये हमको एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन सा प्राकृतिक और कौन सा कृत्रिम है, कृत्रिम या मानव निर्मित। बेटा इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें खेत का पारिस्थितिक तंत्र, खेत तो मानव निर्मित होता कि नहीं, खेत का पारिस्थितिक तंत्र, इसके अलावा एक्वेरियम, एक्वेरियम जो है ये भी किस में आता है, मानव निर्मित में आता है, एक्वेरियम जो है ये भी किस में आता है, मानव निर्मित में। इसके बाद अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष का पारिस्थितिक तंत्र, अंतरिक्ष का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है क्या नहीं, अंतरिक्ष का पारिस्थितिक तंत्र, जो खेत का पारिस्थितिक तंत्र है इसको एग्रो इकोसिस्टम भी कहते हैं, एग्रो इकोसिस्टम भी कहा जाता है। तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हो गए, इनको समझ लेना है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र किस में आता है, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा कृत्रिम है। क्लियर बेटा तीसरी बात, तो एक बार फिर से देखें, पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार बताए, एक है अपना प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक में भी दो हैं, एक स्थलीय और दूसरा जलीय। स्थलीय में जैसे घास के मैदान का हो सकता है, वन का हो सकता है, मरुस्थल का हो सकता है, पर्वत का हो सकता है, टुंड्रा वायुओं का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। जली में भी दो हैं, स्वच्छ जली और समुद्री जली। स्वच्छ जली में जैसे नदी का, झरने का, तालाब का, झील का, इन सब के पारिस्थितिक तंत्र। समुद्र जली में महासागर का पारिस्थितिक तंत्र। थोड़ा ये जो पारिस्थितिक तंत्र हैं ये अपन ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कौन कौन से उत्पादक हैं, कौन कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं, कौन से द्वितीयक उपभोक्ता हैं और कौन से तृतीयक उपभोक्ता हैं। सभी पारिस्थितिक तंत्र को अपन एक बार क्रम से देखेंगे। उसके बाद बेटा हम लोगों को खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को पढ़ने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, जिससे हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्लास में हम लोग खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की बात करेंगे। बात समझ हमारी बेटा, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते चलें। कहीं भी दिक्कत लगे तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है बेटा। चाहे तो आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इतनी सी बात। तो अगली क्लास में बेटा हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। बेटा अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे बेटा दूसरे विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। जो क्लासें आप नहीं ले पाए पहले उन क्लासों को पढ़ लें, उसके बाद आगे क्लासें पढ़ें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसी टॉपिक कंप्लीट होगा बेटा हम लोग इसकी प्रैक्टिस शीट लगाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।